हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप ही से ये सवाल जानना चाह रहा हूं कि आप यूके क्यों आना चाह रहे हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे 1 मिनट के लिए पॉज करिए और अपना आंसर लिखिए प्लीज। तो आई होप आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर्स लिखे होंगे एंड आई एम श्योर आपके सबके अपने अपने वैलिड रीजंस रहे होंगे। तो जहां तक मैं समझता हूं, यूजुअली आपके आंसर्स जो है वो इन 5 आंसर्स के आसपास ही रहते हैं। सबसे पहला, आपको बढ़िया पढ़ाई करनी है, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी या अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है। दूसरा रीजन, आपको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तीसरा, आपको ज्यादा सैलरी या ज्यादा मनी की आपकी नीड है या उसकी आपकी डिजायर्स हैं। चौथा, आपको बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। एंड पांचवा, आफ्टर कोविड तो ये भी लोगों के रिक्वायरमेंट में आ गया कि अब हमें बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी चाहिए। तो आई एम श्योर कि आपका इन्हीं में से कोई रीजन रहा होगा या मल्टीपल रीजंस रहे होंगे इनमें से, या हो सकता है कि पांचों रीजन की वजह से भी आप बाहर जाना चाह रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपना 1.5 साल का यूके का एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड मैं इन पांचों कैटेगरी में यूके को इवेल्युएट करके आपके सामने रखूंगा। एंड इस वीडियो के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या यूके आपके लिए है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर स्टडी करने के फायदे क्या है या अच्छा क्या है यहाँ पर अगर आप स्टडी करते हैं तो। दुनिया में अच्छी माने जाने वाली यूनिवर्सिटीज में यूएस एंड यूके की यूनिवर्सिटीज का नंबर सबसे ऊपर आता है। यहाँ के जो प्रोफेसर्स या जो भी टीचर्स होते हैं ये एक्चुअली में क्वालिफाइड होते हैं। अपने इंडिया के जैसा नहीं होता है कि भाई अभी अभी जिसने इंजीनियरिंग या अभी अभी जिसने पास आउट किया है, कोई बिना एक्सपीरियंस के या कोई बिना किसी स्किल के, वो जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाता है। यूजुअली ये एक मानना रहता है इंडिया में। तो इस तरह की यहाँ पर चीजें नहीं होती हैं। तीसरा, रट्टा मार और ये सब चीजें तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर आपकी कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड एजुकेशन ही होती है यहाँ पर। एंड चौथी एंड सबसे बड़ी चीज, आपको बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स है या बेंचेस है या बिल्डिंग्स है, ये सब चीजें कहें ना कि काफी मजबूत मिलेंगी। टॉयलेट वगैरह इन सब चीजों की फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। अपने इंडिया के कुछ कॉलेजेस जैसा नहीं कि कोई साफ सफाई का कोई ठिकाना नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह की चीजें यहाँ पर नहीं होती है। प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी एनकरेजमेंट मिलेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज, क्लब्स और ये सब चीजें होती हैं जो आपको एडिशनल बेनिफिट दिलाने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब बात करें कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है कि भाई एजुकेशन और इनके जो सिलेबस जो हैं वो कोई बहुत ही मार्केट अपडेटेड या ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है ना, वो जो गैप है वो ये या कोई भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई फिलअप नहीं कर पाती है। इनका सिलेबस या कोई भी बहुत ही आउटडेटेड ही रहता है, ओल्ड है, थोड़ा कहेंगे रिसर्च मटेरियल और ये सब भी काफी चीजें ओल्ड होंगी। अगर मैं बिजनेस कोर्सेज की ही बात करूं यहाँ पर, तो आज का टाइम जो है वो स्टार्टअप वर्ल्ड का है। लोग जो है वो इंटरनेट वर्ल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है अभी भी आपको वही पुराने मेथड या पुराने तरीके ही पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है, फीस जो है वो बहुत हाई है और उसके सामने कोई आपको गारंटी नहीं मिलती है, कोई वैल्यू इतना नहीं मिलता है। कैंपस प्लेसमेंट तो यहाँ पर तो होते नहीं है। तो सीधी सीधी बात यही है कि आपको खुद के दम पर ही जॉब ढूंढनी है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, बेटर करियर ऑप्शंस। तो इसके अगर बेनिफिट की बात करूं तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ड्रॉबैक डेफिनेटली है जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। सबसे पहला तो आपका इंडिया का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर वो लोग काउंट ही नहीं करते हैं। अगर आप ऐसी किसी स्किल में हैं जिसकी यहाँ पर डिमांड ही उतनी ज्यादा नहीं है या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में नहीं आता, तो उस केस में तो डेफिनेटली वो आपका एक्सपीरियंस काउंट करेंगे ही नहीं। और अगर किसी चीज की यहाँ पर डिमांड भी है लेकिन हमने इंडिया में काम किया है, तब भी उसकी वैल्यू नहीं है, जैसे कि टीचिंग। और दूसरा ड्रॉबैक जो है वो पहले पॉइंट के साथ ही कनेक्टेड है। जब आपका एक्सपीरियंस ही काउंट नहीं हुआ, आपकी वैल्यू ही नहीं करी गई, तो हो सकता है कि आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़े या स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़े। तो कई बार कई लोगों के लिए ये भी एक दिक्कत हो जाती है कि भाई इंडिया में मैं था वो लीड पोजीशन पे था या बहुत ही हायर डेजिग्नेशन पे था, लेकिन यहाँ पर मैं जूनियर हूँ या मिड लेवल ही हूँ। तो कई लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और अगर तीसरे ड्रॉबैक की बात यहाँ पर करें तो खैर, आप यूके आएंगे या कनाडा जाएंगे या अमेरिका जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी आप जाएंगे, हर कंपनी की पहली प्रेफरेंस होती है कि वो लोकल सिटीजन को हायर करें। अगर आप यूके आएंगे तो उनकी पहली चॉइस डेफिनेटली ब्रिटिशर्स होंगे। अगर आप अमेरिका जाएंगे तो उनकी पहली चॉइस डेफिनेटली अमेरिकन होंगे। तो इस केस में हो सकता है कि आप जो है वो ब्रिटिशर के साथ कंपटीशन कर रहे हैं या आप उस कैटेगरी के साथ कंपटीशन करेंगे जिसकी लाइकेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है और जिसके चांसेस भी आपसे बेटर हैं। मैं तो एक बात साफ मानता हूं कि अगर आप में स्किल है, आप में टैलेंट है, तो आप कहीं भी अपना काम कर सकते हैं और कहीं भी कोई भी पोजीशन अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेटर मनी। दोस्तों, ये पार्ट जो है ना, ये डेफिनेटली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है: लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। तो लोअर इनकम ग्रुप के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत पैसा उनको दिखेगा।
कि जिनकी इंडिया में ही सैलरी बहुत कम थी, उनको तो, उनके लिए तो डेफिनेटली यहाँ का जो पैसा है वो बहुत होगा, और जो भी सेविंग्स उनकी जो उनको लगेगी वो बहुत ज्यादा ही लगेगी। मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास के लिए भी जो बात मैंने कही लोअर इनकम ग्रुप के लिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिट बैठेगी। अगर आपकी इंडिया में सैलरी 40-50 या 60 तक की रेंज में है, और मान लेते हैं कि आपकी सेविंग्स जो है वो 10-15 हजार की हो रही है, तो उस केस में डेफिनेटली आपकी यहाँ पर जो सेविंग्स है और यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको कंपैरेटिवली बेटर लगेगी और बेटर मिलेगी भी। थोड़ा अपर मिडिल क्लास जो है, जिसकी सैलरी लाख रुपए के आसपास है मंथली, उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है कि कहेंगे आपकी यहाँ पर मिनिमम सेविंग्स जो है वो लाख रुपए की हो जाती है। और रहा थोड़ा रिच क्लास, तो जिनकी सैलरी 1.5 लाख या उसके ऊपर जाती है मंथली, उनके लिए तो मैं यार बहुत ही स्ट्रांगली ये फील करता हूँ कि भाई नहीं है आपके लिए यूके, तो मैं नहीं मानता बिल्कुल भी नहीं। यानी कोई बहुत एडेड बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। आपकी सेविंग्स वही 1-1.25 लाख की रहेगी। और अगर मैं यहाँ पर कहें ना कि एक मिनिमम सैलरी और एवरेज सैलरी के बीच की बातें करूं, तो ये गैप भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर कोई भी इंसान फुल टाइम अगर काम करता है तो भी वो मिनिमम जो है वो 1600 पाउंड्स कमाता है, और एक एवरेज सैलरी जो है, चाहे आप स्किल्ड हैं या नहीं है, तो वो एवरेज सैलरी यहाँ पर 2600 पाउंड की है। पर आपकी सेविंग्स जो है ना वो मैक्सिमम 1000-1500 से ज्यादा नहीं जाती है। हाँ, अगर 2 लोग कमाने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ कमाने वाले हैं, तब तो बात अलग हो जाती है। और अगर इसी चीज में मैं एक और पॉइंट जोड़ दूं, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सेविंग्स होती है, बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपका जो टैक्स ब्रैकेट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। यानी आपको पैकेज मिलेगा 70-80 लाख का भी मिल सकता है, लेकिन आपके हाथ में हर महीने 3-3.5 लाख से ऊपर आएगा नहीं। तो कहेंगे ऑन हैंड आपके हाथ में कभी भी 35-36 लाख से ऊपर आता नहीं है। बहुत हो गया तो 40-42 लाख आ गया। तो जितना भी आपका पैकेज बढ़ता जाता है ना, उतना ही टैक्स बढ़ता जाता है, और हाथ में ये जो मैंने अमाउंट बोली ना, इससे ज्यादा आती ही नहीं है, चाहे आप कैसे भी कर लें इसका। जब मैंने इंडिया में अपनी जॉब छोड़ी थी, तब भी मेरी सैलरी 1.5 से 2 लाख के बीच में थी हर महीने की। अगर आज भी मैं इंडिया से मुझे एक आध बार ऑफर आई है, तो वो 35-40 लाख की आती है। तो मुझे यूं होता है कि मैं यहाँ का 80 लाख का पैकेज लेकर भी हाथ में तो 40 ही ले रहा हूँ। इससे बेटर है मैं इंडिया आऊं, 40-42 लाख की जो भी पैकेज की मुझे जॉब मिलती है मैं वो करूं, और हर महीने 2-2.5 लाख रुपए वहां से बचाऊं या 2-2.5 लाख रुपए वहां से कमाऊं। तो दोस्तों ये मेरी थिंकिंग है या ये मेरा सोचना है। लेकिन ऑफ कोर्स कईयों को बहुत पैसा और वो सब चाहिए होता है, कईयों के ऊपर बहुत लोन होते हैं, तो उनकी बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी सेविंग्स यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। जितना मैं इंडिया में सेव कर पा रहा था, मेरी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा सेविंग्स है नहीं, और अभी तो मेरे खर्चे बहुत लिमिटेड है। अब बात कर लेते हैं चौथी कैटेगरी की, लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात बता दूं, मैं किसी भी कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हर कंट्री का अपना अपना एक लाइफस्टाइल होता है, और जो अपने तरीके पे हर चीज सही होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूके की लाइफस्टाइल की अच्छी चीजों के बारे में। तो जैसे मैंने एजुकेशन वाले पॉइंट में डिस्कस किया, वैसे ही मैं यहाँ पर भी बताऊंगा कि यस, यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर आपको रोड्स मिलेंगी, खड्डे नहीं मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपको यहाँ पर बढ़िया मिलती है, और कहेंगे बहुत ही बढ़िया लेविश, और कहेंगे खूबसूरत दिखता है पूरा सब चीजें। आपको एयर क्वालिटी जो है या वो सब चीजें जो है वो बहुत ही प्योर मिलेंगी। पोल्यूशन नहीं है, डस्ट नहीं है यहाँ पर। पानी भी जो है वो बहुत साफ आता है, आप सीधा नल से डायरेक्टली पी सकते हैं। तो बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो फ्री है, चाहे आप यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पर अपने बच्चों के साथ आते हैं या आप यहाँ पर वर्क वीजा में अपने बच्चों के साथ आते हैं। आप इन शॉर्ट आप किसी भी वीजा पर यहाँ पर हैं और आपके साथ अगर आपके बच्चे कंपनी कर रहे हैं, तो वो उनको स्कूलिंग जो है वो यहाँ पर फ्री मिलेगी। प्लस आपको यहाँ की लाइफस्टाइल में ये मिलेगा कि किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं गिना जाता है, सभी काम की वैल्यू करी जाती है, सभी काम को यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमारी कंट्री में जिनको उनके प्रोफेशन की वजह से बुरी नजर से या छोटा माना जाता है। तो उन लोगों के लिए तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि भाई आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में ही चले जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ के लाइफस्टाइल में क्या नेगेटिव चीजें आपको मिल सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं करूंगा कि यहाँ का वेदर। तो यहाँ के विंटर्स तो देखिए डेफिनेटली खराब है, ये बहुत ही डिप्रेसिंग होते हैं। 4 बजे में अंधेरा हो जाता है, 6 बजे में चीजें बंद होना शुरू हो जाती है। एंड कहे ना कि फ्राइडे सैटरडे के अलावा विंटर्स में यहाँ पर यूं कोई लाइफ नहीं है शाम को। फिर दूसरी लाइफस्टाइल की इश्यू, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश ही मिलेगी, या इंग्लिश में ही आपको काम करना पड़ेगा, या इंग्लिश ही आपका सर्वाइवल पॉइंट रहेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे और आपका कहेंगे बहुत आपको दिक्कतें आएंगी। तीसरी लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप यहाँ पे चाहे कितने ही अमीर हो जाओ, कितना ही कमा लो, लेकिन आपको यहाँ पर अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा, हर काम। यहाँ पर मेड्स और बाई और ये सब चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, और जो अवेलेबल भी होती है तो यहाँ पर बहुत पैसा देना पड़ता है उनको। तो अगर आप एक बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन एक कंफर्ट की जो बात है ना, वो आपको शायद उतना नहीं मिल सकता यहाँ पर, जितना हमको इंडिया में हम सोचते हैं कि हमें मिल जाएगा अगर हमारी सैलरी या हमारी इनकम बहुत हाई है। तो लाइफस्टाइल का चौथा जो ड्रॉबैक जो मुझे फील होता है यहाँ पर,
जैसे मेरी पिछली जॉब थी वो नैसब्रा में थी, तो वो एक बहुत ही छोटा टाउन था। अगर आपकी जॉब किसी ऐसे छोटे टाउन में लग गई, या आप कहीं ऐसे किसी छोटे टाउन में अगर फंस गए यहाँ पर, या आपको वहीं पे जाना पड़ा, तो डेफिनेटली आपको इंडियन या अपने एशियन कल्चर का तो कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आपको लोकल ग्रोसरीज लेने के लिए भी हो सकता है कि थोड़े बड़े शहर पे जाना पड़े बार बार, या कहें कि कुछ भी आपको गेट टुगेदर करना है, कोई इवेंट्स के लिए जाना है, तब भी आपको थोड़ा बड़े सेंटर के पर ही रिलाय होना पड़े। तो मैं यहाँ पर आपको साफ बोल दूं कि भाई इनिशियली हो सकता है कि 3-4 महीने आपको लगे इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट करने में, इंग्लिश कल्चर में घुलने मिलने में, 6 महीने मान लेते हैं अपन। लेकिन आपको इस चीज से डरना नहीं है, आपको डेफिनेटली उस कल्चर को अपनाना है। लेकिन भाई देखो, अल्टीमेटली जो है ना भाई, इंसान को अपना घर ही याद आता है, अपने लोग ही याद आते हैं। फिर लाइफस्टाइल की यहाँ पर एक और ड्रॉबैक की बात करूं तो देखिए, मैंने यहाँ पर रेसिज्म फेस नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर है नहीं। रेसिज्म, फेवरेटिज्म और ये सब जितनी भी चीजें आप बोलते हैं, ये यहाँ पर भी है और दुनिया के हर कोने में अवेलेबल है। एंड इसी लाइफस्टाइल का आखिरी ड्रॉबैक तो मैं वही जो मैंने बताया कि आप यूके आते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं ना, सबसे ज्यादा आपको अपना देश याद आता है, अपने लोग याद आते हैं, अपना खाना याद आता है, अपनी शाम की वो बैठकें याद आती हैं, वो सब चीजें याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। और यहाँ पर जो है वो चीजें मिलती नहीं है, और मिलती है तो उसकी कीमत भी जो है वो बहुत देनी पड़ती है। तो कई लोग ऐसे हैं जो इस कीमत को नहीं चुका सकते। मैं यहाँ पर फाइनेंशियल कीमत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड देन फाइनेंशियल, इन सभी कीमतों की बात कर रहा हूं। और अब आखिरी टॉपिक ले लेते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। तो डेफिनेटली यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छा है, आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो फ्री मिल जाती है। अगेन जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज जो है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बढ़िया मिल जाता है, अंदर भी साफ सफाई होती है, या कहेंगे यहाँ के डॉक्टर है या जो भी स्टाफ है वो आपको अच्छे से ट्रीट करता है, आपका ध्यान रखता है, आपका ख्याल रखता है। अब इसमें जो मुझे क्या नेगेटिव फील होता है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री है लेकिन मेडिसिन फ्री नहीं है, आपको मेडिसिन के लिए पे करना पड़ेगा। तो यूजुअली ये इंडिया में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं डॉक्टर को अगर दिखाने जाऊं तो डॉक्टर की फीस तो चलिए 100 से लेके 500 तक कुछ भी होती है, लेकिन मेरा दवाइयों का ही खर्चा 1,500-2 हजार का आ जाता था इंडिया में। तो मुझे आज भी याद है, मैंने 1-2 बार कंप्लेन करी होगी कि भाई मुझे सर्दी ही 2,000 की हुई है और प्लस डॉक्टर के खर्चे अलग। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सीन है, आपको डॉक्टर को चलो कुछ पे नहीं करना है लेकिन आपको दवाइयों के देने पड़ेंगे। और सेकंड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर लगती है वो ये जीपी सिस्टम है इनका। जीपी यानी यहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर को बोला जाता है, या कहेंगे आपका एक डेडिकेटेड डॉक्टर। आपको कभी भी कोई भी तकलीफ होगी तो आपको उसी डॉक्टर या उसी सर्जरी या उसी क्लिनिक पे जाना रहेगा, आप किसी भी रैंडम दूसरे डॉक्टर को दिखाने नहीं जा सकते हैं। तो ये एक मुझे बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि भाई हम इंडिया में तो वही करते हैं ना, जो भी हमारे नजदीक में जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो, हम तो सीधा एज अ वॉक इन ही चले जाते हैं वहां पर, भले फिर वहां पर हमें वेट करना पड़े। लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम वही है, जिस भी जीपी के साथ मैं रजिस्टर हुआ हूँ मुझे हर बार उसी के पास जाना पड़ेगा। अगर मुझे कोई भी तकलीफ हुई तो मुझे उसी जीपी से अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ेगा। तो इनका ये एक अपॉइंटमेंट सिस्टम भी मुझे थोड़ा इतना पसंद नहीं आता है। हाँ, इमरजेंसी अगर आपकी है, आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो वो बात अलग है, वहां पर आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन अगर मैं जैसे अभी ये आपको उंगली दिखाऊं, ये मेरी जली हुई है, तो अगर इसके लिए अगर अभी किसी डॉक्टर को दिखाना है तो पहले मुझे इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो मुझे हो सकता है कि 2 या 3 दिन बाद की मिले। तब तक मैं ही इसका कुछ कर चुका हूँ, या तो मैं इसको और खराब कर चुका हूँ, या मैं अपने देसी नुस्खे इस पे ट्राई कर चुका हूँ। और अगर मैं इस सिस्टम को स्पेसिफिकली अगर गल्फ के साथ कंपेयर करूं, तो गल्फ में जब मैं था तो वहां पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि भाई हमारा जो एम्प्लॉयर जो था ना, उसने हमको एक मेडिकल कार्ड बनवा के दे दिया था। वो मेडिकल कार्ड लेके हम किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी क्लिनिक में घुस जाते थे, और वो सेम ही सिस्टम था कि भाई जब तक आपका नंबर आए तब तक आपको वेट करना है, या आप चाहो तो अपॉइंटमेंट बुक करा के चले जाओ, लेकिन उस मेडिकल कार्ड को दिखा के आपका ट्रीटमेंट हो जाता था। ये डेडिकेटेड डॉक्टर्स या अपॉइंटमेंट सिस्टम और ये सब चीजें इतना एक्सटेंसिव नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये फील होता है कि भाई यहाँ पर भी इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे सभी के सभी एस्पेक्ट्स। आपको 5 कैटेगरी में मैंने अच्छी चीजें, बुरी चीजें, जितनी भी मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस करी है, जितनी भी मैंने यहाँ पर फील करी है, सभी आपके सामने ऑनेस्टली रख दी। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि अब आप क्या करने वाले हैं। अगर आप यूके आने वाले हैं तो किस वजह से आप यूके आने वाले हैं, और अगर आपका मन बदल गया है तो वो भी आप मुझे बताइए कि अब आप किस वजह से यूके या किसी भी फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। एंड इसी के साथ मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि 20 फरवरी को चलो यूके की फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है, एंड इसी डेट को हम जो है हमारा लाइव करने वाले हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। टाइमिंग मैंने अभी यूके टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के 10:30 बजे की सोची हुई है, यानी इंडिया के 2 या 3 बजे होंगे उस टाइम पे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज उस लाइव को ज्वाइन करिए एंड इस चैनल की एनिवर्सरी पे हमारे भागीदार बनिए। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको सब कुछ समझ आ गया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।